नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैंने राजस्थान की इकोनॉमी को पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया है, हर एक टॉपिक को आपको करवाया है और ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला, जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं और ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशन आज का रहेगा। दोस्तों, हमने बहुत बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है वीडियो के लिए और ग्रेड 4 के लिए और पटवार के लिए। तीनों का लगभग सिलेबस सेम है, लेवल थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है पटवार के लिए, उससे कम लेवल फिर वीडियो और उससे कम लेवल फिर ग्रेड 4 के लिए, लेकिन कोर्स तीनों का अवेलेबल है। हमने पूरी जी जान लगाई, काफी मेहनत की। बात यह नहीं है कि आप बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनके साथ में जुड़ते हैं। बात यह है कि आपका रिजल्ट क्या रहता है, आप किस क्वालिटी कंटेंट के साथ में पढ़ते हैं और आपका रिजल्ट क्या रहता है, उस पर डिपेंड करता है। आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिल रही कि नहीं मिल रही है, आप एजुकेटर से ठीक बातचीत चल रही कि नहीं चल रही है, कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो वो प्रॉपर एक गाइडेंस जो है वो मिलना जरूरी होता है, तब जाकर सफलता मिलती है। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी आरएस के इंटरव्यूज को दिया है, अभी जैसे वो उनका रिजल्ट आएगा तो मैं लेकर आऊंगा आपके सामने उनको किस तरीके से प्रॉपर एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि क्या पढ़ा जा रहा है, कहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस प्लेटफॉर्म के साथ में जरूर जुड़िए, आपको एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मिलेगा, रेस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। कोर्स जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग अंतिम तक आपको पहुंचाते हैं, पूरा कोर्स टाइमली कंप्लीट होता है, एग्जाम होता है उससे पहले ही हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं विद टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो टॉपिक है वो है हस्तकला का, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट की हम लोग बात करेंगे आज। और हमारा एक कंबाइंड कोर्स भी है जिसमें पटवार, वीडियो और ग्रेड 4 तीनों का बैच आप लोग एक साथ ले सकते हैं। सबसे पहले आप पटवार का एग्जाम दीजिए 17 अगस्त को, फिर आप 31 अगस्त को एग्जाम दीजिए वीडियो का, और ग्रेड जो है फोर्थ का एग्जाम आप दीजिए सितंबर के अंदर। 19 से इसका एग्जाम शुरू हो रहा है। 2025 को आप लोग निर्णायक वर्ष समझिए कि यार इस बार सिलेक्शन हमको लेना ही लेना है। अगर आप लोग वीडियो का कोर्स लेते हैं तो आपको ग्रेड 4 का कोर्स साथ में मिलेगा, अलग से परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। और 1499 के अंदर ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा विद टेस्ट सीरीज, दोनों की टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिलेगी। आप लोग चाहे तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं। और हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जैसे हम राजस्थान की इकोनॉमी है, राजस्थान की पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, व्याख्या सहित 2013 से लेकर 2025 तक हम लोग सारे क्वेश्चंस को आप लोग के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। और एक पेपर की जो कीमत है, प्राइस है, वो 99 रुपीज है। और 99 रुपीज में आई होप आप लोगों को उसके अंदर क्वेश्चन, जैसे हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी के अंदर लगभग आपको 3000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िए, काफी मेहनत हमने इसके अंदर की है। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, आरएस बाबा दीपक सर, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग इससे जरूर जुड़ जाइएगा। जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर्स की पीडीएफ। और साथ ही के अंदर मैं आपको राजस्थान इकोनॉमी की एक ऐसी पीडीएफ देने वाला हूं जिस पीडीएफ को पढ़कर आप पूरी की पूरी राजस्थान इकोनॉमी के टॉपिक कवर कर लेंगे। और साथ में 400 एमसीक्यूज आप लोगों को मिलेंगे, 400 प्लस एमसीक्यूज आप लोगों को उसके साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो राजस्थान की हस्तकला जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। हस्तकलाओं से अभिप्राय राजस्थान से बनाई जाने वाली, यानी कि हाथ से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं और कलाकृतियों से है, जो हस्तशिल्पी मतलब जो हैंडीक्राफ्ट जो कारीगर है वो अपनी कला से, अपने ज्ञान से उस कलाकृति को बनाते हैं और जिसको लोग खरीदते हैं। इसलिए जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ जो है वो कहा जाता है। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की हम लोग बात करें तो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड 1991 के अंदर जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि हैंडीक्राफ्ट के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था है। हैंडीक्राफ्ट पार्क जिसे रीको के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर है, जोधपुर के अंदर 2 हैंडीक्राफ्ट पार्क हैं। हैंडीक्राफ्ट निर्देशालय की बात करें जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करते हैं, वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, राजस्थान की खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो 1955 के अंदर जयपुर के अंदर स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य है खादी विकास व हैंडलूम को बढ़ावा देना। खादी जो प्लाजा है वो जयपुर के अंदर है और इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर पुष्कर, सांगानेर और माउंट आबू के अंदर 3 जगह ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है ताकि हैंडीक्राफ्ट जो है इसको बढ़ावा दिया सके। राजस्थान के अंदर हैंडीक्राफ्ट को लेकर मेनली जो है वो एनजीओस काम करते हैं, साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप वो भी काम करते हैं। जैसे महिलाओं ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बना दिया है और मिलकर काम कर रही है। अब हम लोग हैंडीक्राफ्ट कर सकते हैं कपड़ों के ऊपर, है ना, हैंडीक्राफ्ट कर सकते हैं कपड़ों के ऊपर, मिट्टी के ऊपर कर सकते हैं, और भी कई कलाकृति हम लोग बना सकते हैं। जैसे वस्त्र के ऊपर करेंगे तो रंगाई और छपाई का कार्य हो सकता है। रंगाई का कार्य मुख्यतः लीलगर यानी कि रंगरेज जो जाति होती है इनके द्वारा किया जाता है। यह कला टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो मेनली आप लोग देखेंगे लीलगर रंगरेज जाति के द्वारा रंगाई और छपाई का कार्य किया जाता है। प्रारंभकर्ता फूल भाटी व बाघ भाटी जो कि सीकर के अंदर है, उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। प्रसिद्ध कलाकार हैं तैयब जी। तो तैयब जी सीकर के रहने वाले हैं और उन्होंने सबसे पहले टेक्सटाइल के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जो है
वो रंगाई और छपाई का कार्य शुरू किया। और बंधेज की जो मंडी है वो जोधपुर को कहा जाता है। लक्ष्मणगढ़ सीकर का पाटोदा गांव बंधेज की लुगड़ी के लिए जो है वो काफी प्रसिद्ध है ना। बंधेज की जो लुगड़ी होती है महिलाएं पहनती है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। चुनरी की बात करें, है ना, चुनरी की बात करें तो जिसे चुनरी खास तौर पर महिलाएं बड़ी पसंद करती हैं, तो बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन की जो जयपुर की चुनरी काफी लोकप्रिय है। बूंदे मतलब जैसे बारिश की बूंदे हैं, तो उस बूंदों की डिजाइन उसके ऊपर बनाई जाती है चुनरी के ऊपर, और जैसे कोई कुर्ता वगैरह पहनता है तो चुनरी के साथ में उसको पहना जाता है। ठीक है। फिर देखिए पोमचा की बात करें तो पुत्र के जन्म पर प्रसिद्ध है। पीले रंग का पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। तो पीले रंग का पोमचा कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। पोमचा जैसे पुत्र के जन्म पर जो है वो पोमचा भेजा जाता है, पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा भेजते हैं। तो पोमचा क्या होता है? कपड़ा होता है, जैसे येलो कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, लेकिन पुत्र के जन्म पर पीले रंग का और पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का। सवाई माधोपुर में आदिवासियों का पोमचा काफी प्रसिद्ध है। जयपुर का पोमचा भी प्रसिद्ध है और पोमचा वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो पोमचा जो है वो भेजते क्यों है? ताकि वंश के अंदर वृद्धि जो है वो हो सके, और अगर मान लीजिए कि पहला अगर कोई पुत्र है, पुत्री है, तो आगे भी जो है संतान उत्पत्ति के लिए आशीर्वाद के तौर पर हम लोग कह सकते हैं। लहरिया की बात करें तो लहरिया तो लहराएगा, और लहरिया के अंदर ऐसी लाइंस, लहराती हुई लाइंस जो है वो बनती हैं, और खास तौर पर सावन के महीने के अंदर सास अपनी बहुओं को दिलाती है, बोला चल तेरे को लहरिया जो है दिलाकर लेके आती हूं, है ना, चल बाजार के अंदर। तो जो सास अपनी बहुओं से बहुत प्रेम करती हैं और जो बहुएं अपने सास से प्रेम करती हैं वो जरूर लेके आती हैं, है ना, कुछ भाभियों के लेकर आती है। तो लहरिया जो है वो महिलाओं के द्वारा सावन के महीने के अंदर, जिस समय झूला वगैरह खाते हैं उस समय पहनते हैं, है ना, महिलाएं पहनती हैं। लहरदार धारियों युक्त कपड़ा जिसकी ओढ़नी का प्रयोग स्त्रियां सामान्यतः श्रावण माह के अंदर करती हैं। जयपुर के प्रतापशाही लहरिया का साहित्य में उल्लेख जो है वो भी किया गया है। ओके। फिर देखिए हम लोग कपड़ों पर प्रिंट की बात करें तो कपड़ों पर रंग बिरंगी छपाई की जाती है। जैसे अजरक प्रिंट की बात करें, अजरक जो है, अजरक का प्रिंट थोड़ा सा सॉलिड होता है और उसमें फ्लावर यानी कि फूल जो है वो बनाए जाते हैं। मेनली आपको ऐसा प्रिंट जो है वो अजरक प्रिंट देखने को मिलता है, और वो फेमस है बालोतरा बाड़मेर का। दोनों तरफ छपाई होती है नीले व लाल रंग के अंदर। तो नीला और लाल रंग मेनली आपको दिखाई देता है, और कपड़े के दोनों तरफ। कई बार जैसे मान लीजिए आप कोई शर्ट लेने के लिए गए हैं या टी शर्ट लेने के लिए गए हैं, तो आप देखते हैं कि वो कहता है कि आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं इसको, एक तरफ नीला होगा एक तरफ काला होगा, है ना। जैसे हम लोग सर्दियों में जैकेट लेने के लिए जाते हैं तो उसमें दोनों तरफ से आप पहन सकते हैं, उसको सीधा या उल्टा पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो अजरक प्रिंट के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो अजरक के नाम से आप लोग याद कर लीजिए अजगर। तो अजगर जो है वो दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। फिर देखिए मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट कहां का है? बाड़मेर का। काले व कत्थई रंगों का प्रयोग इसमें होता है। तो काले रंग दिख रहे हैं आपको, कत्थई जो धब्बेदार रंग होते हैं, ज्यामितीय आकृतियां इसके अंदर बनी होती हैं। जाजम प्रिंट की बात करें तो जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का काफी फेमस है। जैसे लड़का हाथ में लिया हुआ है जाजम प्रिंट। अकोला गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर यह एक प्रकार की मोटी दरी होती है। लाल व हरे रंग को इसमें मेनली प्रयोग करते हैं। तो लाल और हरा रंग जो है वो जाजम प्रिंट के अंदर प्रयोग में होता है, चित्तौड़गढ़ का काफी फेमस है। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर जयपुर के अंदर है, जिसमें एक लकड़ी का ब्लॉक होता है। उस लकड़ी के ब्लॉक को शाही के अंदर डुबाकर और फिर ऐसे अलग अलग डिजाइन जो है बनाते हैं। मतलब एक सीरियल ऑर्डर जो है वो डिसाइड करते हैं ताकि वो बहुत सुंदर दिखे, अच्छी कलाकृतियां उसके अंदर बनाई जाती हैं। तो वो कौन सा है? सांगानेरी प्रिंट है। लेकिन खास बात है इनके अंदर जितने भी रंग का प्रयोग होगा वो सारे प्राकृतिक रंग होंगे। जैसे रेस्ती प्रिंट की बात करें, जैसलमेर का काफी फेमस है। मॉडल प्रिंट की बात करें, भीलवाड़ा, ठीक है। फिर गोल्डन प्रिंट की बात करें, नागौर। गोल्डन प्रिंट मतलब जैसे होगा तो वो लकड़ी का ब्लॉक, लेकिन उस पर जो कलर यूज करेंगे वो गोल्डन कलर का होगा, ऐसा लगेगा जैसे गोल्डन हम लोग इसमें छपाई कर रहे हैं। फिर मिट्टी की छपाई है बालोतरा के अंदर। बगरू का प्रिंट है, बगरू जयपुर के अंदर ही है। दाबू का प्रिंट आकोला। दाबू मतलब दाब कर उस कपड़े को एक तरीके से हम लोग दाब देते हैं उसको, है ना। जिस तरीके से डिजाइन होता है पहले उसको बांधते हैं और बांध के उसको दबा देते हैं, वो आकोला का चित्तौड़ का काफी फेमस है। मोम प्रिंट सवाई माधोपुर का है। गेहूं प्रिंट सांगानेर बगरू का काफी फेमस है। तो प्रिंट को आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है यहां से पूछ सकता है, ठीक है। चलो कशीदकारी की हम लोग बात करते हैं। कशीदकारी तो धागे से क्या करते हैं कि एक कपड़े को एक फ्रेम के अंदर पहले बांध देते हैं। तो कपड़ा जब फ्रेम में बन जाएगा तो फिर एक निडल सुई की सहायता से छोटे छोटे वहां पर कलाकृति जो है वो बनाई जाती है। तो कपड़ों पर कशीदकारी से तात्पर्य सुई व धागों की सहायता से कपड़ों पर आकर्षक अंकन जो है वो बनाना होता है। जैसे मुकेश यानी कि छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई, मुकेश कहते हैं उसको। चटापटी वर्क, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काटकर
कपड़े पर लगा देना कहलाता है। मिरर वर्क कहलाता है कि कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को कपड़े पर लगाना, ठीक है ना। फिर जरदोजी की साड़ी वगैरह लेने के लिए जाते हैं, धातु से बने चमकदार तारों से कपड़े पर कशीदकारी की जाती है। तो जरदोजी की कहते हैं ना कि कई बार महिलाएं जो हैं वो साड़ी लेने के लिए जाती हैं, तो वहां पर कहती हैं कि यार हाँ ये तो वो कपड़े दिखाने वाला, साड़ी दिखाने वाला कहता है कि जरदोजी का वर्क है इसके अंदर। और वो फिर महिलाएं जानती हैं इसको कि भाई इसके अंदर तार का प्रयोग किया गया होगा, चमकदार तार है, कशीदकारी कहलाएगा वो। कशीदे वाली जूतियां भीनमाल और जालोर की काफी फेमस है। कशीद मतलब जूतियां जो होती हैं उसके ऊपर धागे से, धागा आपने देखा होगा एक डिजाइन से बनी रहती है, फूल बना हुआ है ना, इस तरीके से। तो वो जूतियां भी जो है वो आप शायद आप लोगों ने पहनी होगी, पहनी हो तो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। फिर है बुनाई भी करते हैं, जैसे कपड़ों को सुंदर बनाने के लिए उन पर गोटा लगाया जाता है। जैसे कोई साड़ी है, लुगड़ी होती है, उसके किनारों पर गोटा लगा देते हैं ताकि वो बहुत सुंदर एक झालर सी दिखाई देती है। और जब महिलाएं अपनी जैसे ओढ़ती हैं तो वो उसको थोड़ा सा दिखाती है, देखो ये क्या जबरदस्त गोटा जो है वो दिख रहा है। तो लहर गोटा खजूर की पत्तियों वाला अलंकृत गोटा होता है। चंपाकली गोटे से बनी बेल भी लगाई जाती है, तो अलग अलग बेल, खजूर की पत्तियां वगैरह बनाते हैं, डिजाइन होती हैं। प्रमुख गोटे के केंद्र हैं, तो जयपुर के अंदर खंडेला, सीकर के अंदर भिनाय, अजमेर के अंदर ये गोटे मतलब जैसे आप देखेंगे कि कपड़े का एक लंबा सा एक जो है प्रिंट होता है और उसको किनारे पर, साड़ी के किनारे पर, लोड़ी के किनारे पर लगाते हैं। पिछवाई कला देखिए, कपड़ों पर और चित्रकारी करते हैं। पिछवाई कला के अंदर जैसे नाथद्वारा की काफी फेमस है, तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे दीवार को कपड़े से ढककर उस पर कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। तो कृष्ण का जो कृष्ण की जो जीवनी थी, गोपियों के साथ में नृत्य है और भी कई जो है उनको देखिए आप इस तरीके से, तो वो क्या करते हैं कपड़ों के ऊपर प्रिंट करते हैं। इसमें गहरे रंगों का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध कलाकार हैं नारायण लाल शर्मा और नरोत्तम लाल शर्मा, क्योंकि पिछवाई कला के बेहतरीन कलाकार हैं। ऐसे चित्र वो कपड़े के ऊपर बनाते हैं। फिर है फड़ चित्रण। अब फड़ में क्या होता है कि फड़ बांचना और फड़ बनाना दोनों अलग अलग होता है। जैसे रावण हत्ता किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो फड़ को बांचना, मतलब फड़ बांचना कहलाते हैं कि किसी भी राजा महाराजा, देवी देवताओं की जो कथाएं हैं, उनकी जो शौर्य की गाथाएं हैं, उनको किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रावण हत्ता, इकतारा वगैरह किसी का भी इस्तेमाल करके उस कथा को, उस जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी टेलिंग इसको कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके वो देवी देवताओं की कथा जो है वो बांची जाती है। और सामने कपड़ा होता है, तो सब कुछ वहां पर उकेरा हुआ होता है, प्रिंट होता है, वो उसको कहते हैं फड़ चित्रण। तो कपड़े पर लोग देवी देवताओं का जीवन का चित्रण किया जाता है। साथ ही के अंदर शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। और श्रीलाल जोशी जो है वो फड़ चित्रण के लिए, मतलब कपड़े पर जो जीवन का चित्रण होता है वो करते हैं वो, ठीक है। फिर है श्रीमती पार्वती जोशी, ये भी करती हैं। मुख्यतः लाल व नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। खंडित फड़ को पुष्कर झील में ठंडा मतलब बहा देते हैं। वहां पर कोई भी खंडित, जैसे मान लीजिए कोई, आज हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, अगर वो टूट गई है, कांच भी टूटा फूटा है उसका, तो उसको कहते हैं कि यार वो खंडित हो चुकी है, उसको मंदिर में ले जाकर रखी जाते हैं। तो वैसे ही पुष्कर झील के अंदर उसको बहा देते हैं, उसको रख देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो फड़ जो है जैसे कपड़ा है, तो कपड़े के ऊपर बहुत सारी कलाकृतियां बनी होती हैं, एक के बाद सीरियल ऑर्डर के अंदर वो कहानी के रूप में पढ़ता पढ़ता जो है उसको बांचता है। बांचना मतलब बोलता है, उसको स्टोरी टेलिंग इसको हम लोग कहते हैं। फिर देखिए प्रमुख फड़ है, जैसे पाबूजी की फड़ है, तो पाबूजी की फड़ के अंदर एक वाचक होता है बोलने वाला, जो कि नायक जाति के होते हैं। वाद यंत्र कौन सा होता है? रावण हत्ता होता है। सबसे लोकप्रिय फड़ यही है। फिर है देव नारायण जी की फड़, सबसे लंबी फड़ है और इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ। इसकी जो वाचक हैं वो गुर्जर जाति के होते हैं। फिर वाद यंत्र होता है जंतर। 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी करके सबसे बड़ी ये फड़ होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे प्राचीन और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ ये मानी जाती है। बाबा रामदेव जी की फड़, वाचक कहलाते हैं कामर जाति के भोपे। वाद यंत्र होता है रावण हत्ता। तो रावण हत्ता दो जगह हो गया, बाबा रामदेव जी के अंदर और पाबूजी की फड़ के अंदर रावण हत्ता हो गया। और देव नारायण जी की फड़ के अंदर जंतर का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रश्न भी हम लोग अक्सर एग्जाम के अंदर देखते हैं। फिर है बर्तनों पर भी अब कलाकारी हो रही है, तो कपड़े पर तो बता दिया, अब बर्तनों पर कलाकारी होगी तो पॉटरी कला, जैसे मिट्टी के बर्तन है, चीनी मिट्टी के बर्तन है, उन पर चित्रकारी होगी। जैसे राजस्थान में 5 प्रकार की पोट्री काफी फेमस है। ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लैक पोट्री कोटा की है, ठीक है ना, गोल्डन पोट्री बीकानेर की है, पेपर पर पोट्री अलवर की है और लाख जो होता है वो बीकानेर का। तो यहां पर 3 सिटीज आप लोग देख रहे हैं। जयपुर का तो आप लोग को याद रहेगा, ब्लू पोट्री है, लेकिन बाकी जो है कोटा अलवर बीकानेर। तो बीकानेर की 2 हो गई, गोल्डन और लाख, है ना। गोल्डन और लाख 2 बीकानेर की हो गई, कोटा की हो गई ब्लैक और पेपर पोट्री होगी अलवर की, है ना। तो जो लवर होता है, लवर मतलब जो प्रेमी होता है,
वो अपनी प्रेमिका को लेटर लिखता है पेपर पर, कागज पर। तो पेपर पोट्री जो है वो कहां की है? अलवर की है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गोल्डन पोट्री जो है वो की गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। फिर साथ ही के अंदर ब्लू पोट्री का एग्जाम्पल देखिए, दिख रहा है आप लोग को यहां पर। तो ब्लू पोट्री को हम लोग थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं। ब्लू पोट्री राजा मानसिंह के द्वारा आमेर लेकर आए थे, राजा मानसिंह, ठीक है। और ब्लू पोट्री माना था कि लाहौर से लेकर आए थे, है ना, लाहौर से लेकर आए। तो राम सिंह द्वितीय का काल जो है वो उसके लिए स्वर्ण काल माना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार है, एक तो कालूराम है और एक चूड़ामणि है। ख्याति यानी कि ख्यात मतलब प्रसिद्ध किसने करवाया? कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा इसको प्रसिद्ध करवाया गया। मुरादाबाद कला पीपल के बर्तनों पर, पीपल ये पीतल है ना, पीतल के बर्तनों पर खुदाई कर इन पर कलात्मक नक्काशी जो है वो की जाती है। तो पीतल के बर्तनों पर जब नक्काशी करेंगे तो मुरादाबाद की कला वो कहलाती है। जयपुर का अलीबख्श परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। जयपुर का अलीबख्श जो परिवार है वो प्रसिद्ध है इस कलाकारी के लिए, खासतौर पर ब्लू पोट्री के लिए भी, है ना, ब्लू पोट्री के लिए भी और मुरादाबाद कला के लिए भी, ठीक है। तो मुरादाबाद कला के अंदर क्या है? पीतल के जो बर्तन हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। फिर है धातुओं के ऊपर अंकन। अब धातु के ऊपर मीनाकारी की जाएगी, तारकशी की जाएगी, ठीक है। तो मीनाकारी सोने चांदी के आभूषणों पर रंग मीनाकारी चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। राजा मानसिंह प्रथम के समय भारत में मीनाकारी अकबर के काल में आई थी। प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह। तो कुदरत सिंह का कई बार प्रश्न आ चुका है कि कुदरत सिंह का संबंध जो है वो किस कलाकारी से है? वो है मीनाकारी से। उपनाम है मीनाकारी के जादूगर कुदरत सिंह को हम लोग कहते हैं। तो मीनाकारी के जादूगर किसको कहते हैं? कुदरत सिंह को कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि एक मेटल का, सोने या चांदी का है और उसके ऊपर अलग अलग रंग के जो स्टोन्स वगैरह होते हैं वो लगाते हैं, उसको मीनाकारी कहा जाता है। जैसे ब्लू कलर के स्टोन है, व्हाइट है, ग्रीन है, इस तरीके से। तारकशी के अंदर तार का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि वो लकड़ी का टुकड़ा है, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? चांदी का है, सोने का है, किसी का भी है, तो उसके ऊपर तारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो तारकशी कला, चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण बनाने की कला तारकशी कहलाती है। और नाथ द्वारा वह जयपुर की प्रसिद्ध है ना। तो नाथ द्वारा और जयपुर की प्रसिद्ध है तारकशी कला। तो तारों का इस्तेमाल करके हम लोग सोने या चांदी के तार होंगे उनका इस्तेमाल करेंगे। फिर है तबक वर्क। अभी तबक वर्क क्या होता है? तबक वर्क मतलब होता है चांदी के बारीक पत्ते होते हैं और सवाई जयसिंह के समय प्रारंभ, है ना। तो चांदी के बारीक पत्ते मतलब जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, है ना, उन्हीं पत्तों से कलाकृति बनाई जाती है, उसको तबक वर्क कहा जाता है। फिर है बादला। और जोधपुर के बादले काफी फेमस हैं। पानी भरेंगे तो ठंडा पानी मिलेगा। तो जोधपुर की प्रसिद्ध जिंक से बनी पानी की बोतल जिस पर कपड़ा लगाया जाता है, उपनाम है राजस्थान की मिनी फ्रीज, है ना, छोटा फ्रीज हम लोग इसको कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, अगर आपको संपर्क करना हो तो जोधपुर का बादला मंगा सकते हैं, ठीक है। तो अंदर जो बॉटल है वो 5.5 लीटर की है, जस्ता की है और कपड़े से इसको पैक कर दिया है ताकि इंसुलेशन जो है वो हो सके, हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाए। तो अंदर की जो हीट थी वो बाहर नहीं जाए और बाहर की हीट जो है वो अंदर नहीं आए, इसलिए कपड़ा लगा दिया गया इस पे, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं कोफ्तगिरी। अब कोफ्तगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आप देखेंगे अपने घर के अंदर भी आपको कोफ्तगिरी के बर्तन जरूर दिखेगा। कुछ ना कुछ तो एक आइटम, गिफ्टेड आइटम कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा कोफ्तगिरी का। आप पहचान नहीं पाए वो बात अलग है, लेकिन कोफ्तगिरी का कोई ना कोई आइटम आपको घर में दिखेगा। तो धातुओं की वस्तुओं पर सोने व पीतल के पतले तारों की जड़ाई जो है वो की जाती है। और यहां पर कोफ्तगिरी का आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। ऐसा आप घर के अंदर जो है जरूर ढूंढिएगा, है ना, घर के अंदर जरूर ढूंढिएगा। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए कि राज सीको स्मॉल इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा अलग अलग बहुत सारी दुकानें जो हैं वो इनके जितने भी हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स होते हैं इनकी दिखती है आप लोगों को। उस्ता कला ऊंट को ही तराश दिया है। ऊंट के अंदर ऊंट, है ना, ऊंट के अंदर भी ऊंट बना दिया है। तो ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी करना, वैसे सोने की चित्रकारी नहीं होती है, उसके जो बाल है ना उससे चित्रकारी कर देते हैं। फारस से, अब फारस वाले, ईरान वाले तो बहुत अमीर थे, वो सोने की करते ही थे। फिर बीकानेर के महाराजा राय सिंह इसे बीकानेर लेकर आए थे। स्वर्ण काल माना जाता है अनूप सिंह का काल। तो अनूप सिंह बीकानेर के थे। उनका काल जो कि कला के लिए माना जाता है वो एक गोल्डन टाइम पीरियड था। और उस्ता कला के अंदर ऊंट के जो बाल होते हैं उस पर चित्रकारी की जाती है। प्रमुख कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता, ठीक है, हनीफ उस्ता। तो जहां पर उस्ता लगा हुआ है वो तो उस्ता कला से है ही। ख्वाजा साहब की दरगाह पर चित्रकारी जो की गई है वो हनीफ उस्ता के द्वारा की गई है। फिर है जटक तराई मुनत्तवर कला, है ना, ऊंट के शरीर पर उगे बाल को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृति जो है वो बनाए थे। बाल को कतर दिया है और कतर कर अलग अलग आकृति बना रहे हैं, उसको कहते हैं मुनत्तवर कला, उसको कहा जाता है ना, जट कतराई। चलो फिर मूर्ति कला की बात करें
तो संगमरमर की मूर्तियां जयपुर के अंदर बनती है। सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं जयपुर के अंदर। काले संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं डूंगरपुर, तलवाड़ा, बाड़मेर में, ठीक है ना। लाल पत्थर की मूर्तियां बनती हैं थानागाजी, अलवर में। संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं जिसको पच्चीकारी हम लोग कहते हैं, वो भंवरलाल अंगिरा इसके काफी फेमस हैं। अर्जुन लाल प्रजापति प्रसिद्ध मूर्तिकार, जिन्होंने 2008 ईस्वी में राजस्थान की प्रथम मूर्ति शिल्प संग्रहालय भाटी मानस की स्थापना की थी। तो अर्जुन लाल प्रजापति, अब प्रश्न एग्जाम में आ गया है कि अर्जुन लाल प्रजापति का संबंध किससे है। तो इनका मूर्ति कला से संबंध है और खास तौर पर के संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं 2008 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम मूर्ति शिल्प संग्रहालय, ठीक है, भाटी मानस की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलो फिर है टेराकोटा, और टेराकोटा के अंदर मिट्टी की कोई कलाकृति बनाई जाएगी, है ना। तो गीली मिट्टी से मूर्ति का निर्माण करना टेराकोटा कहलाता है और बाद में जैसे आग में पकाते भी हैं कई बार उसको। तो मोलेला राजसमंद की काफी फेमस है, जैसे ये आरएस मेंस के अंदर आया था कि मोलेला जो स्थान है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो आप हनुमान जी से आशीर्वाद ले सकते हैं अपने एग्जाम के पास करने के लिए, है ना। और मेनली जो है जब भी किसी भी विद्यार्थी को एग्जाम पास करना होता है तो वो हनुमान जी को चोला चढ़ाता है ना, सिंदूर वगैरह होता है, पान वगैरह खिलाता है। हनुमान जी से बड़ा प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि हाँ कि एग्जाम इस बार निकल ही जाएगा। तो वही आशीर्वाद जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक अच्छा सा कमेंट लिख के हनुमान जी के लिए वो अपनी एक सफलता की कामना आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो, कलाकार है श्री मोहनलाल कुम्हार, 2012 में पद्मश्री इनको मिला था। अन्य मूर्तियां जैसे जिंक की मूर्ति है, काफी फेमस है जोधपुर की। अबरक की मूर्तियां हैं भीलवाड़ा की। लाख की मूर्तियां हैं बीकानेर की। पीला की मूर्तियां हैं जैसलमेर की। या बादामी मूर्तियां हैं जोधपुर की, ठीक है। कोटा स्टोन की मूर्तियां कोटा की फेमस है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और राजस्थान की इकोनॉमी जो आपके वीडियो के एग्जाम में आएगी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कांच पर कार्य किए जाते हैं अन्य हस्तकलाओं के अंदर जैसलमेर के अंदर। खेल कूद की उपकरण हनुमानगढ़ की काफी फेमस है। मसूरिया की साड़ी कोटा की काफी फेमस है। जैनब साड़ी कोटा की काफी फेमस है। गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर के अंदर बनाई जाती है। चंदन की मूर्तियां चूरू के अंदर। पाव रजाई जयपुर के अंदर काफी फेमस है, आप जाएंगे यहाँ पर सिटी के अंदर बड़ी चौपड़ की तरफ ये दिखाई देगी पाव रजाई। मोती मानव निर्मित है। बांसवाड़ा के अंदर लकड़ी के झूले बनते हैं जोधपुर के अंदर, है ना। एक पाली के अंदर फालना भी है। मोकड़ी लाख से बनी हुई चूड़ियां जयपुर की काफी फेमस है। गलीचे जयपुर व बीकानेर के। नमदा टोंक में ऊन से बनी हुई जो मोटी बिछावन होती है इसके ऊपर बैठते हैं, उसको नमदा कहते हैं। लोहे के औजार नागौर काफी प्रसिद्ध है। काश कला लकड़ी के तो बस्सी चित्तौड़गढ़ कलाकार प्रभात जी सुधार काफी फेमस है। बेवाण बस्सी चित्तौड़गढ़ एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर के। कृषि के औजार जैसे गजसिंहपुरा गंगानगर के अंदर है। झोटवाड़ा जयपुर। कटवर बूंदी के अंदर मिट्टी के खिलौने बनते हैं, है ना। नागौर के अंदर मिट्टी खिलौने नागौर के अंदर भी। चलो, तो ये तो हस्तकलाएं थी और इनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं वो भी आप लोगों को कवर करनी है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और वैसे ऑलरेडी मैंने आज से लगभग 10-15 दिन पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें सारी संस्थाओं को मैंने ऑलरेडी कवर भी कर लिया है। तो जो संस्थाएं हैं ना इनको मैंने ऑलरेडी कवर भी कर लिया है और एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इन संस्थाओं को जो है वो कवर कर लेंगे। तो एक पीडीएफ मैं आप लोग को दूंगा, जिसमें राजस्थान इकोनॉमी के सारे टॉपिक रहेंगे वीडियो के लिए और साथ में 400 MCQs भी जो है वो आप लोग को मिलेंगे। तो आप लोग जरूर जो है वीडियो के एग्जाम को जरूर दीजिएगा और साथ में ग्रेड 4 का आपको कोर्स फ्री मिलेगा, अलग से परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको 3 महीने हैं, अगर आप लोग चाहें तो पटवार वीडियो और ग्रेड 4 का कोर्स भी ले सकते हैं 1499 के अंदर। देखिए, विद्यार्थी का पढ़ने के बाद जो फीडबैक है वो बड़ा अच्छा है कि यार चलो विद्यार्थी को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हमने जो इनको क्वालिटी दी है। टीचर्स आए थे हिंदी का, उन्होंने अच्छा पढ़ाया, इंग्लिश अच्छी पढ़ाई गई, मैथमेटिक्स अच्छी पढ़ाई गई, ठीक है जी। की हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि आपके वीडियो के एग्जाम में भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, तो बहुत अच्छा जो है कोर्स आप लोगों को मिलेगा। और 2025 को आप लोग निर्णायक वर्ष समझिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलेगी, अलग से भी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू 2013 से लेकर 2025 तक ये भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। 99 रुपीज के अंदर आप लोग ले सकते हैं। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साथ में पॉलिटी है, सारे सब्जेक्ट का आपको इसके साथ में दिए जाएंगे। आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे जो आप लोग जुड़ जाइएगा। जो लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा तो टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वो शेयर हो जाएगी, ठीक है।
चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैंने सारे राजस्थान इकोनॉमी के जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर करवा दिए हैं आप लोगों को, और एक पीडीएफ में दूंगा, आप लोगों तक पहुंच जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई उसका चार्ज नहीं है। आप लोग उसको जरूर प्रिंट आउट निकाल के एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाएगा। 31 अगस्त को एग्जाम है ना। एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एग्जाम जो है 31 अगस्त के महीने में आप लोगों को शेड्यूल कर दिया गया है, कैलेंडर आपके पास में होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।